उस औरत के साथ 8 साल का बच्चा भी था। उन्हें जंग जाना था। वो औरत बेचारी सरगोदा के किसी गांव के रहने वाली थी। वो रात 10 बजे यहाँ पहुंची। एक आकर से उसने जंग जाने वाली बस के बारे में पूछा तो वो धोखे से उसे यूसुफ के वर्कशॉप में ले आया। वो तो उस बच्चे ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। इस तरह लोगों को पता चल गया और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उस मैकेनिक की रात थाने में गुजरी थी। सुबह 2000 रुपए देकर छूटा था। ये तो अच्छा हुआ समीना बीबी कि कल तुमने मुझे बता दिया, वरना वो शैतान तो तुम्हारा जीना आराम कर देता। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को कैसे पता चलेगा? नोलक ने उसकी बात काट दी। ये काम हमने बड़ी राजदारी से किया है और बिलफर्ज पुलिस को पता चल भी गया तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा ना। तुम दोनों पर कोई अर्फ नहीं आने दूंगा। समीना खामोश रही। तकरीबन 5 बजे जब वो जाने लगी तो शारिक ने डुप्लीकेट चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं कल रात को लाहौर चला जाऊंगा, शायद 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा। उससे पहले अगर तुम वो मकान छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये कोठी मैंने तुम्हारे नाम से किराए पर ली है और 1 साल का किराया एडवांस दे चुका हूँ। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मुझे यहाँ मुंतकिल होने पर मजबूर ना करो शारिक। समीना ने कहा, मैं एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हूँ और बाइज्जत पेशे से वाबस्ता हूँ। अब तक जो कुछ हो चुका है उसे लोग शायद किसी किस्म के गलतफहमी से मिलकर भूल जाएं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं है। अलग रहते हुए तो किसी नागयानी सूरत-ए-हाल में अपना दिफा कर सकती हूँ, लेकिन साथ रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम अपने बारे में भी खूब अच्छी तरह जानते हो। तुम पुलिस को मत रूबो। पुलिस ने कभी तुम्हारा सुराग लगा लिया तो मुझे भी शरीके जुर्म करार देकर पकड़ दिया जाएगा। उस वक्त ना तुम मुझसे कोई लाताल्लुकी साबित कर सकोगे और ना मैं। हालात का तकादा यही है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, शारिक ने कहा, और इस बात का तुम इत्मीनान रखो, मेरे ताकुब में पुलिस कभी इस कोठी तक नहीं पहुंच सकेगी। और फिर 9 लखा को तुमने देख लिया है। ये इस किस्म का आदमी है कि अदालत में भी अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता है। इसकी वफादारी का मुजाहरा तुम देख ही चुकी हो। एक आदमी ने बैली आंख से तुम्हारी तरफ देखा था और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम यहाँ रहोगी तो ये तुम्हारी हिफाजत भी बेहतर तौर पर कर सकेगा और मुझे इत्मीनान भी रहेगा। क्या ये यहाँ रहेगा? समीना ने कहा, नहीं। शारिक ने नफी में सारी लाया, इसके पास बहुत से जराए हैं। ये इस कोठी पर भी कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे हालात से बखबर रहेगा। मैं सोचूंगी। बिलाकर समीना ने नीम रजामंदी का इजहार कर दिया। सोचने में वक्त जाया मत करो, 2-4 दिन में यहाँ आ जाओ, शारिक ने कहा। समीना ने मजीद कुछ कहे बगैर उसे चाबियों का गुच्छा ले लिया। जब वो दोनों ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आए तो 9 लखा लान में पौधों को पानी दे रहा था। समीना उसकी तरफ देखती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। शारिक उसके साथ गेट से बाहर नहीं निकला था। समीना ने जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया और लान में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसी रात 8 बजे के करीब शारिक 9 लखा को कोठी में ही छोड़कर बिल्लू साईं के तकिए पर पहुंच गया। कब्रिस्तान की दीवार के साथ तारीकी में खड़े होकर उसने मलंग का नाम लेकर खोले से आवाज दी। सड़क पर से कुछ लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तीसरी मरतबा पुकारने के बाद बिलंग दरख्तों के साए में उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। कब्रिस्तान में तारीकी और सन्नाटा था। दीवार में मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था और खुले हुए दरवाजे से उसकी मदम सी रोशनी सामने कुछ हिस्से की तारीकी को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कौन है भाई? किधर खड़े हुए हो? हनेरे में तो कुछ नजर भी नहीं आता। बलंग दीवार से 2-3 कदम दूर रुककर इधर उधर देखने लगा। इधर हूं, इस तरफ। शारिक ने सरगोशी की। कौन है? क्या बात है? बलंग करीब पहुंचकर बोला। दीवार के एक तरफ शारिक था और दूसरी तरफ मलंग। दीवार उनके कंधों तक ऊंची थी। मैं हूं शारिक। शारिक ने सरगोशी की। यहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है? सब ठीक है शारिक बाबू, मलंग ने भी इस मर्तबा सरगोशी में जवाब दिया। सुबह सवेरे यूसुफ की लाश का पता चल गया था तो पुलिस आई थी। वो लोग यूसुफ मैकेनिक के 2 शागिर्दों और 3-4 और आदमियों को पकड़कर ले गए। इस तरफ कोई नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं। दूसरी रात तकरीबन उसी वक्त सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए वो फिर बिल्लू साईं के तकिए पर पहुंच गया। सब खैरियत थी। पुलिस तकिए की तरफ नहीं आई थी। मलंग ने बताया था कि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जिन आदमियों को शुबह की बिना पर हिरासत में लिया था उनमें से 2 के अलावा बाकी सबको छोड़ दिया गया था। जिन 2 आदमियों को हवालात में बंद रखा गया था उनमें एक यूसुफ मैकेनिक का तनख्वाहदार मिस्त्री था और दूसरा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का हाकर। उस कंपनी की बसें यूसुफ ही के वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए आती थी और उस हाकर ने चंद महीने पहले यूसुफ से 50 रुपए उधार लिए थे जिन्हें वो अभी तक अदा नहीं कर सका था। 3 दिन पहले उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। उसके दूसरे दिन यूसुफ का तनख्वाहदार मिस्त्री से भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था और पुलिस को शुबा था कि कत्ल उन दोनों में से किसी ने किया होगा। शारिक मुतमईन हो गया। पुलिस ने 2 आदमियों को कत्ल के शुबे में हिरासत में ले लिया था।
शुबह की वजह माकूल थी। बालूकात कोई मामूली सा झगड़ा भी किसी बड़े फसाद की बुनियाद बनता है, और ऐसी तो बेशुमार मिसालें मौजूद थी कि महज 2000 रुपए की खातिर किसी को कत्ल कर दिया गया हो। यूं भी इस मुल्क की पुलिस तफ्तीश और तहकीक की रहमत गवारा नहीं करती। शुबह में 2 आदमियों को पकड़ दिया गया था और यही काफी था। पुलिस उनमें से किसी एक या दोनों से इस जुर्म का एतराफ करवा सकती थी। लाहौर में डीएसपी की कत्ल की मिसाल भी उसके सामने थी। कातिल वो था और पुलिस ने किसी और को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। रात 11 बजे के करीब शारिक और नौलखा कोठी से निकले। शारिक ने कोठी के दरवाजे बंद करके ताले चेक किए और चाबियां जेब में डाल ली। सड़क पर आकर उन्हें कोई रिक्शा नहीं मिला। वो एक तांगे में बैठ गए। नौलखा तो लारी अड्डे से पहले मोड़ पर उतर गया और शारिक कुछ आगे जाकर उतरा था। 10 मिनट बाद वो लाहौर जाने वाली बस पर सफर कर रहा था। लाहौर में लारी अड्डे पर बस से उतरते ही वो एक रिक्शे पर बैठकर बागबानपुरा रवाना हो गया। वो 15-20 दिन से घर नहीं गया था। इस वक्त भी वो समझता था कि अगर सीधा मदन चला गया तो किसी न किसी उलझन में फंस जाएगा और शायद फिर कई रोज तक घर आने का मौका ना मिले। इसलिए वो सीधा बागबानपुरे आया था। जब उसने घर के दरवाजे की बेल बजाई तो सुबह के 4 बज रहे थे। दरवाजा शायद ने खोला था। अब कहाँ गायब हो गए थे भाईजान? शायद उसे देखते ही बोला। माँ जी और रतिया बाजी परेशान हो रही थी। कोई इतला भी नहीं दिया आपने? बस काम में ऐसा मसरूफ रहा कि कोई इतला ही ना दे सका। शारिक आगे बढ़ते हुए बोला, माँ जी या रजिया को मत जगाना, सुबह मुलाकात हो जाएगी। मगर रदिया बाजी को तो जगाना पड़ेगा, वो आपके कमरे में ही सो रही हैं। शाहिद बोला, कोई बात नहीं, मैं ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ। शारिक अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गया। मैं बिस्तर बिछा देता हूँ, शाहिद ने कहा। बिस्तर बिछाने की जरूरत नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। जाओ, तुम भी सो जाओ और सुबह मुझे मत जगाना। शारिक कहते हुए ड्राइंग रूम में घुस गया। बत्ती जलाकर उसने कमरे का जायजा लिया, ब्रीफ केस बेल पर रख दिया और जूते उतार कर सोफे पर लेट गया। उसने बत्ती जलती छोड़ दी थी। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। उसकी आंख सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुल सकी थी। उसी वक्त शायद किसी काम से अंदर दाखिल हुआ। मैंने अभी चाय का पानी रखा है, आपको ही देखने आया था, शायद ने कहा। चाय बनाकर यहीं ले आओ। माँ जी कहाँ हैं? शारिक उठते हुए बोला, बाजार गई हैं सौदा वगैरह लेने के लिए, आती ही होंगी। और रजिया बाजी आपके जागने का इंतजार कर रही हैं, शायद ने कहा। शारिक ड्राइंग रूम से निकलकर बाथरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला तो रजिया भी कमरे से निकल रही थी। वो उसे देखती इस तरह लिपट गई जैसे बरसों की बिछड़ी हुई हो। आप तो कहीं जाते हैं तो खबर तक नहीं लेते, हम माँ बेटी यहाँ बैठी परेशान होती रहती हैं। अच्छा भाई, जहाँ जाया करूंगा इतला दे दिया करूंगा, शारिक ने कहा। वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। थोड़ी देर बाद शायद उन दोनों के लिए चाय ले आया। शारिक कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। थोड़ी देर बाद शायद ने अखबार भी उसके सामने लाकर रख दिया। शारिक ने अखबार उठा लिया। पहले सफ़े पर नजर पड़ते ही वो उछल पड़ा। उसके दूसरे हाथ में चाय का कप था। चाय छलक गई। उसने जल्दी से कप मेज पर रख दिया। क्या हुआ? रदिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, ये सुर्खी देखकर देन को झटका सा लगा था। शारिक ने हेडलाइन की तरफ इशारा किया। पाकिस्तान की सरहदों के करीब भारतीय फौज के इतमा की खबर थी। हालांकि हकीकत ये थी कि शारिक एक और 2 कालमी सुर्खी को देखकर चौंका था। ग्वार मंडी में मुंशियात फरोशों के 2 गिरोह में खौफनाक तसादम। फायरिंग से एक राहगीर और मुंशियात फरोश हलाक हो गया। शारिक वो खबर पढ़ने लगा। उस खबर के मुताबिक कल रात 10 बजे ग्वार मंडी के इलाके में मौलवी हमीद और जीरा ब्लेड के गिरोह में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में मौलवी हमीद के गिरोह का 1 आदमी और 2 राहगीर फायरिंग की वद में आकर हलाक हो गए। उस इलाके में मंशियात की फरोख्त पर कंट्रोल हासिल करने के लिए दोनों गिरोह कई रोज से आपस में उलझ रहे थे और मिलाकर गुज़िश्ता रात उनमें खूनी तसादम हो गया। मंशियात फरोशों की उन दोनों पार्टियों को माजा गुज्जर और शारिक नामी मंशियात के बड़े स्मगलरों की हमायत हासिल है। पुलिस ने दोनों पार्टियों के 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौलवी हमीद और जीरा ब्लेड फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रही है। शारिक में ये खबर 2 मरतबा पड़ी। उसकी तवक्को के खिलाफ माजा गुज्जर ने बड़ी जल्दी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया था। ग्वार मंडी में उनकी 2 पार्टियां सरगर्म अमल थी और वो रोजाना लाखों रुपए कमा रही थी। शारिक ने मौलवी हमीद की पुष्पनाई करके माजा गुज्जर के आदमियों को वहां से भगाने की कोशिश की थी, लेकिन माजा गुज्जर उसकी पॉलिसी को समझ गया और उसने फौरन ही रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर दिया था। शारिक ने अखबार एक तरफ रख दिया और कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। उसके चेहरे पर तशवीश के तासरात नुमायां तौर पर देखे जा सकते थे। आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। रदिया ये कहते हुए उठ गई। क्यों भाई, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? शारिक ने से घूरा। कई रोज बाद आप आए, मैंने सोचा आप ही के साथ नाश्ता करूंगी, रदिया कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई।
शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए सूरत-ए-हाल के बारे में सोचने लगा। माजिद गुजर को पता चल गया था कि ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद को उठाने में शारिक का हाथ है और उसने फौरन इसका इजहार भी कर दिया था, जिसका मतलब था कि उन दोनों के बराह रास्त तसादम में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो अपने आदमियों से सूरत-ए-हाल के बारे में मालूम करना चाहता था, लेकिन उसके ख्याल में एक आध इन रंग वाले डेरे पर जाना, यहाँ पर किसी आदमी से राब्ता कायम करना मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त उसके पास मालूमात हासिल करने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो था निक्का पहलवान। ऐसी खबरें जेर जमीन दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलती हैं। यह वाक़या रात 10 बजे के करीब पेश आया था। निक्के पहलवान को यकीनन इस सिलसिले में बहुत कुछ मालूम होगा। शारिक और रज़ी अंदाज़ा कर रहे थे कि मरियम भी आ गई। घर का सौदा ज़ुल्फ हालांकि शायद ही लाया करता था, लेकिन सुबह सवेरे जब उसे मालूम हुआ कि शारिक आ गया है तो वो खुद सौदा लेने चली गई थी। खाने पीने के मामले में वो शारिक की पसंद से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो फुल सौदा लेने गई थी। मरियम भी उनके पास ही बैठ गई। नाश्ते के बाद भी वो देर तक बैठे बातें करते रहे। रज़िया उसे पहले ही बता चुकी थी कि उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, लेकिन आज वो शारिक की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। कुछ देर बाद शारिक उठकर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद करके लिबास तब्दील करने लगा। जब वो कमरे से निकला तो 12 बजने वाले से। कहाँ जा रहे हो बेटा? मरियम ने उसे कहीं जाने के लिए तैयार देखकर पूछा। शिंगपुरा तक जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, शारिक ने कहा। खाना घर पर ही आकर खाना, मरियम ने कहा। जी बेहतर, शारिक कहते हुए बाहर निकल गया। गलियों से निकलकर वो मेन रोड पार करके सामने वाली एक गली में घुस गया और फिर तंग और पीच दर पीच गलियों में घूमता हुआ हक नवाज रोड पर निकल आया। निक्के पहलवान के तबीले तक पहुंचने उसे ज्यादा देर नहीं लगी। एक आदमी आते ने एक तांगे का पहिया मुरम्मत कर रहा था। निक्का पहलवान कहाँ है? शारिक ने उसके करीब रुककर पूछा। अंदर है शारिक बाबू, उस आदमी ने जवाब दिया। सुना है रात को तुम्हारा एक आदमी पकड़ा गया है। शारिक ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो शारिक को पहचानता था, लेकिन शारिक उसे नहीं जानता था। वह शहर में नहीं था। मुझे नहीं मालूम कौन पकड़ा गया है, शारिक कहते हुए आगे बढ़ गया। निक्का पहलवान कमरे में छलंगा सी चारपाई पर लेटा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके सामने कुर्सी पर एक और आदमी भी बैठा हुआ था। आओ शारिक बाबू, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस जाती हैं। निक्का पहलवान उसे दिखते ही उठकर बैठ गया। मैं काम से सियालकोट गया हुआ था, शारिक ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आज सुबह 4 बजे वापस आया हूँ। थोड़ी देर पहले अखबार में खबर पड़ी है। क्या किस्सा है? किस्सा क्या होना है? निक्के पहलवान ने गहरा सांस लेते हुए कहा। छांगे की मौत के बाद माजा गुज्जर फैलने की कोशिश कर रहा है। तुमने ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद को उठाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गया। रात को उसके आदमियों ने मौलवी हमीद पर हमला कर दिया था। मौलवी हमीद खुद तो बच गया, मगर उसका एक बंदा मारा गया। ये तुमसे किसने कहा कि मैं ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ? शारिक ने उसे घूरा। ऐसी बातों के लिए डंडोरा पीटना जरूरी नहीं होता शारिक बाबू, निक्के पहलवान ने कहा। और खबरें तो खुद बखुद ही फैल जाती हैं। मेरा कौन सा बंदा पकड़ा गया है? शारिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। शीदा, निक्के पहलवान ने जवाब दिया। वो तो बेकसूर ही पकड़ा गया। मौलवी हमीद से उसकी पुरानी दोस्ती है। उससे मिलने गया था कि लपेट में आ गया। ग्वाल मंडी थाने में सुना है 10,000 रुपए मांग रहे हैं उसके लिए। 10,000 की तो कोई बात नहीं, लेकिन उस माजे गुज्जर का दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा, शारिक ने कहा। बात करते उसके दांत बींच गए थे। एक बात और बताऊं शारिक बाबू, निक्के पहलवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। माजा फनियर है, फनियर, उससे बचकर रहना। परसों वो मेरे पास भी आया था। किस लिए? शारिक ने उसे घूरा। तूने पता है ना कि छांगे की मौत के बाद वो पूरे लाहौर की मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। मुझे कह रहा था कि तुम्हारा साथ छोड़कर उससे मिल जाऊं। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। उसूल भी कोई चीज होती है शारिक बाबू, निक्के पहलवान ने जवाब दिया। छांगा ने मेरे बुरे वक्तों में मेरा साथ दिया था, आज मैं उसकी पार्टी को कैसे छोड़ दूं? वैसे एक बात बताऊं शारिक बाबू, माजा गुज्जर तुम्हारी ताक में है, उससे होशियार रहना। उसकी तुम फिक्र मत करो, शारिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद फिर बोला। अगर तुम माजा गुज्जर का साथ देना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि माजा गुज्जर अब यहाँ से भागने ही वाला है। वो लाहौर की मार्केट पर काबिज होने का जो ख्वाब देख रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। क्या बात करते हो शारिक बाबू, निक्के पहलवान ने कहा। छांगे के एहसानात के सामने तो मेरी गर्दन नहीं उठ सकती। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मगर छांगे की पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। छांगा नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम तो हो ना उसकी जगह पर। ग्वाल मंडी का थानेदार कौन है? शारिक ने पूछा। बलग साहब हैं, वो यहाँ भी कुछ अरसा रह चुका है, अपनी बड़ी यारी है उससे। कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? निक्के पहलवान ने कहा। शारिक चंद ने कुछ सोचा रहा, फिर बोला। अभी नहीं, मैं शाम को जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। इस वक्त मुझे कुछ और जरूरी काम है। ठीक है शारिक बाबू, जिस वक्त मर्जी हो आ जाना, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शारिक कहते हुए उठ गया।
कोई लस्सी पानी शारक बाऊ, निक्का पहलवान बोला। फिर कभी सही, शारक ने कहा और कमरे से निकल गया। निक्का पहलवान के डेरे से निकलकर शारक मदीना चौक पर आ गया। वहां बाजार से उसने कुछ फल खरीदे और घास मंडी के सामने एक तांगे पर बैठ गया। जब वो घर पहुंचा तो 1:30 बजने वाला था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो कुछ देर तक मरियम और रविया से बातें करता रहा, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। वो निक्के पहलवान से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा था। माँ सिर्फ ग्वाल मंडी थाने तक ही महदूद रही थी। शिंदा पे ग्वाल मंडी ना जाता तो वो भी गिरफ्त में ना आता, लेकिन बहरहाल उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाना जरूरी था। रात 9 बजे वो खाना खाकर घर से निकल गया। उसने मरियम और रविया से कह दिया था कि अगर रात को वापस ना आए तो वो लोग परेशान ना हो। मेन रोड पर वो तकरीबन 10 मिनट तक खड़ा रहा। कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिला। मिलाकर वो एक तांगे पर बैठ गया। सीढ़ी वाली तरफ रेलवे स्टेशन के करीब तांगे से उतरकर वो सीढ़ी वाला पुल पार करके रेलवे स्टेशन के सामने आ गया। वहां से भी वो तांगे पर बैठकर ग्वाल मंडी पहुंचा था। एसएचओ मलिक उस वक्त मौजूद नहीं था। शारक को तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और मलिक से मुलाकात मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद ही हुई थी। मलिक के चेहरे पर बेहद सख्ती थी। उसका लहजा भी सख्त था, लेकिन शारक ने जब मतलब की बात शुरू की तो उसका लहजा बदल गया। शारक ने ब्राउन रंग के एक फूला हुआ लिफाफा उसके सामने मेज पर रख दिया। मलिक ने लिफाफा उठाकर मेज की दराज में रख लिया और एक कांस्टेबल को आवाज दी, शीदे को लेकर आओ। चंद मिनट बाद शीदा आ गया। उसका हुलिया देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कल रात से अब तक उसकी अच्छी खासी छितरोल की गई थी। आइंदा अगर तुम भी इस इलाके में नजर आए तो बंद कर दूंगा और किसी सिफारिश पर भी नहीं छोड़ूंगा। थानेदार ने शीदे को घूरते हुए कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर जी, होटल में बैठा हुआ था कि आपके बंदों ने पकड़ दिया। शीदे ने कहा कुछ नहीं किया इसलिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा उस तरफ मत आना। नहीं आऊंगा जी, शीदे ने जवाब दिया। चलो अब भाग जाओ, थानेदार ने कहा। शारक भी कुर्सी से उठ गया। उसने थानेदार से हाथ मिलाया और शीदे को लेकर थाने से बाहर आ गया। तुम जाओ मदन पहुंचो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, शारक ने कहा। शीदा एक तरफ चला गया और शारक टहलता हुआ मौलवी हमीद के होटल के सामने से गुजरता हुआ कुछ आगे एक और छोटे से होटल में बैठ गया। मौलवी हमीद का होटल बंद था। उसे भी होटल की बजाय चाय की दुकान कहना ही मुनासिब होगा। दुकान के अंदर दीवार के साथ थड़ा सा बना हुआ था, जिसके सामने बेंचनुमा लंबी सी मेज रखी हुई थी। 3-4 गाहक दुकान के अंदर बैठे हुए थे और सामने फुटपाथ पर भी कुर्सियों पर कुछ गाहक बैठे हुए थे। शारिक भी बाहर ही बैठ गया। चंद सेकंड बाद होटल के मुलाजिम लड़के ने पूछे बगैर उसके सामने चाय का गिलास रख दिया। उस होटल का मालिक भी दरअसल मादा गुज्जर का ही एजेंट था, लेकिन वो खुद इस वक्त नहीं था। उसका मुलाजिम काउंटर पर बैठा हुआ था। शारिक ने यह बात नोट कर ली थी कि काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने दूसरे मुलाजिम लड़के को बुलाकर कोई सरगोशी की थी और वो लड़का होटल से निकलकर शारिक की तरफ देखता हुआ एक तरफ चला गया था। शारिक गिलास उठाकर चाय की चुस्कियां लेता रहा। उसने भी ये बात नोट कर ली थी कि कल के हंगामे की वजह से आज यहाँ पर पुड़ियों का कारोबार बंद था। शारिक भी चाय पी रहा था कि एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। तवील सा था, शेव बड़ा हुआ था, पुचके हुए गार और अंदर को दंसी हुई आंखें। लिबास साफ सुथरा था। उसके चेहरे को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो नशे का आदी है। शारिक बाऊ, उसने बेस पर चुपते हुए सरगोशी की। अंदाज ऐसा था जैसे बुड़बुड़ा रहा हो। यहाँ से उठकर चले जाओ, गुज्जर के आदमी आने वाले हैं। उनका इरादा है कि तुम्हें घेर कर खत्म कर दिया जाए। तुम कौन हो? शारिक ने उसे घूरा। मेरे बारे में जानने के चक्कर में मत पड़ो। वो आदमी बुड़बुड़ाया। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, वो लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। शारिक चंद कन्नगियों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने चाय का आखिरी घूंट भरा, जेब से 5 का नोट निकालकर बेस पर गिलास के नीचे दबा दिया और उठ खड़ा हुआ। उसने उस अजनबी के मशवरे पर अमल करना ही मुनासिब समझा था। वो उसे खाली हाथ था और जानबूझकर खतरात को दावत देना हमाकत ही कहलाती है। चौक पर आकर वो एक लम्हे को रुका, इधर उधर देखा और एक गली में दाखिल हो गया। उस वक्त 11 बज चुके थे। चौक पर अगरचे रौनक थी, लेकिन गली में सन्नाटा था। वो गलियों में होता हुआ निस्बत रोड पर निकल सकता था। वो तीसरी गली में मुड़ा ही था कि अपने पीछे कदमों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे पीछे मुड़कर देखा, 2 आदमी तेज तेज कदम उठाते हुए आ रहे थे। उसने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और एक और गली में घुस गया। वो दोनों आदमी भी उसके पीछे ही गली में मुड़े थे। बदी 2-3 गली में घूमने के बाद शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो दोनों आदमी उसी का ताकुब कर रहे थे। शारिक यही मालूम करना चाहता था कि एक और गली में घूमते ही उसने इधर उधर देखा और एक मकान की दीवार की आड़ में हो गया। उस गली में काफी आगे एक मकान के सामने बल्ब जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ नहीं पहुंच रही थी। शारिक जिस जगह खड़ा था वहां तो गहरी तारीकी थी। चंद सेकंड बाद ही वो दोनों आदमी गली में मुड़े। वो 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर एकदम रुक गए। कहाँ गायब हो गया? नजर नहीं आ रहा, एक आदमी ने कहा।
वो आगे छोटी गली में मुड़ गया होगा, जल्दी चलो, दूसरे आदमी ने कहा। वो दोनों तेज कदम उठाते हुए आगे चलने लगे। शारिक बड़ी खामोशी से आड़ से निकला और दबे कदमों चलता हुआ दोबारा उसी गली में मुड़ गया जिस तरफ से वो आया था।